BLED थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज हम फोर्थ यूनिट के टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें हम टीचिंग मेथड्स स्ट्रैटेजीज़ की बात करेंगे। किसी भी शिक्षा को प्रभावशाली बनाने में शिक्षण नीतियाँ, विधियाँ और युक्तियाँ, इन सब का विशेष महत्व है। और आपने पूर्व में पढ़ा होगा इन सब के बारे में अंतर भी। शिक्षण नीतियाँ दो शब्दों से मिलकर बनी हैं और एक अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है, जो कि कक्षा में जैसी परिस्थिति होती है, ठीक है, जिस तरह की परिस्थिति है, उस परिस्थिति को ध्यान में रखकर जो भी हमारे शिक्षण उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए छात्र और शिक्षक के द्वारा एक अंतःक्रिया द्वारा संपन्न की जाती है। मतलब अब उस समय हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बच्चों को उदाहरण विधि से, कथानक विधि से, नाटक रोल प्ले जो होता है उसकी विधि से, किस विधि से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। यही शिक्षण नीतियाँ होती हैं। नीतियों का मतलब ही होता है योजना से, ठीक है, किस तरह की चतुराई से शिक्षक पढ़ा रहा है, कौन से कौशल यूज़ करके शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा है। तो नीतियों से अभिप्राय यह है कि ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था जिससे कि कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और अपने उद्देश्यों को प्राप्त भी कर ले और साथ ही साथ छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन भी ला सके। स्ट्रैटेजीज की डिफिनेशन डेविस ने दी है कि नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। स्ट्रैटेजीज आर ब्रॉड मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेयर मॉरिस ने भी कहा है, स्टोन्स एंड मॉरिस की भी डेफिनेशन है कि शिक्षण नीति क्या है, पाठ की एक सामान्यीकृत, मतलब एक जनरलाइजेशन, एक सिंपल योजना है जिसमें हम जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि वांछित व्यवहार के परिवर्तन की रचना, ठीक है, जो भी हम चाहते हैं, जिस तरह हम सामने वाले बच्चे में जो भी संशोधन चाहते हैं उसके व्यवहार में, उसके लिए हम क्या नीतियाँ, क्या युक्तियाँ प्रयोग करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम शिक्षण स्ट्रेटजीज या शिक्षण नीतियाँ, प्रविधियाँ कहते हैं। अब शिक्षण विधियाँ क्या हैं, मेथड्स क्या हैं। शिक्षण नीतियों तथा शिक्षण विधियों दोनों का अपने क्षेत्र हैं, उनका एक विशिष्ट अर्थ है, ठीक है। शिक्षण विधि में पाठ्यवस्तु प्रमुख होती है, समझ में आ रहा है। जैसे कि जैसी ही पाठ्यवस्तु की प्रकृति होती है, उसी प्रकार की शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। विधि का मतलब क्या है, मेथड्स का मतलब पर्याय, ठीक है, जिसका मेथड एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तरीका, वे, मोड ऑफ टीचिंग, ठीक है। जिस प्रकार अगर हम बात करें कि अगर हमें कहीं जाना है और अगर हमने रास्ते गलत चुन लिए, ठीक है, अगर सही स्थान हमें नहीं पता है तो हम गंतव्य तक, अपने निश्चित स्थान तक, एम तक, गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसी तरह अगर उचित शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया गया तो भी हम सही तरीके से उचित ज्ञान बालकों को पहुंचा नहीं सकते, ठीक है। तो कक्षा का वातावरण, कक्षा की परिस्थितियाँ, शिक्षण के पढ़ाने का तरीका, उसका दृष्टिकोण, ये सब इसको प्रभावित करता है कहीं ना कहीं। तो शिक्षण नीतियों को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, जनतांत्रिक शिक्षण नीतियाँ, डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज, और प्रभुत्ववादी स्ट्रेटजीज, यानी कि ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजीज। जनतांत्रिक नीतियाँ कैसी होती हैं, बाल मनोविज्ञान का प्रयोग करके बनाई जाती है, बाल केंद्रित होती है, ठीक है। इसमें बालकों को एक स्थान पर दे दिया गया निश्चित, शिक्षक का भी एक निश्चित स्थान है, और इसमें शिक्षक की छात्र आयु, उसकी मैच्योरिटी, उसकी परिपक्वता, जिसकी बात करें, योग्यताओं, रुचि इत्यादि के आधार पर शिक्षण कार्य की व्यवस्था की जाती है। और इसमें क्या होता है, शिक्षक अपने छात्र हैं वो अपने व्यू देने के लिए, किसी टॉपिक से संबंधित अपने व्यू देने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। और ये कह सकते हैं सामाजिकता का विकास करती है, सामाजिक विज्ञान का विकास करती है, क्योंकि ज्ञानात्मक, भावात्मक, गत्यात्मक, ठीक है, यानी मनोविश्लेषणात्मक इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। इस प्रकार की नीतियों में जो प्रमुख नीतियाँ हैं वो क्या हैं, वाद विवाद, जो अन्वेषण, समीक्षा, गृह कार्य, मस्तिष्क विप्लन, यानी कि जो मस्तिष्क हलचल, जिसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं, स्वतंत्र अध्ययन, अभिनय, रोल प्ले, संवेदनशील प्रशिक्षण इत्यादि। प्रभुत्ववादी शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, ये निरंकुश शासन, इसमें जैसा शिक्षक कह रहा है, शिक्षक
पढ़ा रहे हैं और आपको सिर्फ श्रोता बने रहना है। ठीक है, छात्र निष्क्रिय होते हैं और इसमें शिक्षण प्रधान होता है, शिक्षक प्रधान होता है, उसके द्वारा किया गया शिक्षण भी प्रधान होता है और ये स्मृति पर रहता है। ये प्राचीन शिक्षण पद्धतियाँ भी हैं, जैसे व्याख्यान विधि, पाठ प्रदर्शन, ट्यूटोरियल क्लासेस, अभिक्रमित अनुदेशन, ये सब प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों में आता है। अब कुछ शिक्षण विधि नीति मैथड्स की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। शिक्षक किसी विशेष कक्ष में व्याख्यान देते हैं किसी विशेष टॉपिक पर और छात्र उसको निष्क्रिय होकर सुनते रहते हैं। ये लेक्चर मेथड कभी भी प्री प्राइमरी के लिए जो है बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होता है। ये डिग्री लेवल पर, ठीक है, इस शिक्षा को उपयोगी माना जाता है इस विधि को, क्योंकि उस समय इस व्याख्यान विधि के द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं। हालांकि ये सूचनाएं देने मात्र की एक विधि है, क्योंकि इस विधि के द्वारा हम बिल्कुल ये नहीं जान सकते हैं कि छात्र को कितना और किस सीमा तक हम सिखा सकें। ठीक है, अब विशेषताएं इसकी उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, संक्षिप्त, जो सरल होता है, आकर्षक होता है, कम समय में अधिक सूचनाएं भी दी जा सकती है। इसके बाकी पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। फिर दोष की बात करें तो दोष में क्या है कि छात्र निष्क्रिय बैठ रहते हैं, कोई स्टूडेंट टीचर इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास नहीं हो रहा, जैसा शिक्षक बता रहा है वैसा ही बच्चे उसको सुन रहे हैं। ठीक है, शिक्षक मात्र वक्ता है और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। सुझाव क्या है? अगर इस लेक्चर मेथड का यूज़ किया जा रहा है तो बीच बीच में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएं तो ये अवश्यंभावी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आवश्यक रूप से सहायक सामने के अगर हम प्रयोग करें तो भी इसमें काफ़ी अच्छे जो है रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर समय समय पर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो छात्र और शिक्षक दोनों ही एक्टिव रहते हैं, छात्र का इन्वॉल्वमेंट भी कहीं ना कहीं इसमें हो जाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की बात करें, डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है? इसमें प्रयोग प्रदर्शन का निरीक्षण करते हुए छात्र ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब कि ये छात्र कुछ जो शिक्षक हैं वो कुछ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय उसको डिमॉन्स्ट्रेट, जैसे चित्र बनाया या चार्ट दिखाया, ड्रॉ करके दिखाया बच्चों को, तो वो उसी समय उस ड्रॉ को चार्ट दिखाते समय, मैप दिखाते समय बच्चों को समझाता जा रहा है। और अगर छात्र चाहें आवश्यकता अनुसार तो वो अपनी समस्याओं और शंकाओं को शिक्षक के सामने रख भी सकते हैं, एक टीचर के सामने। इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये छोटी टॉपिक्स के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि प्रयोग प्रदर्शन के द्वारा उपकरणों की टूट फूट भी कम होती है। इससे क्या होता है, शिक्षक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में दिखा सकता है, समय भी कम लगता है। आप अगर भारत के मैप से उसकी स्टेट्स के बारे में पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा सरल भी होगा और टू द पॉइंट, और बच्चे उसको अच्छी तरह से समझ भी लेंगे। ठीक है, तो इस विधि से उसके बाद अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया कि डायरेक्शंस कैसे होते हैं, मैप पर डायरेक्शन कैसे हैं, ग्लोब पर डायरेक्शन कैसे हैं और वास्तविक रूप में कैसे हैं, तो वो भी हम इसमें बता सकते हैं। दोष क्या है? स्वयं प्रयोग का, केवल हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उससे हम प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे हैं, प्रयोगात्मकता का कोई प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे हैं, तो केवल वो देख रहा है। और ऐसा हो सकता है कि हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं तो हमको तुरंत समझ में सब आता है, हाँ ऐसे कर दिया, ऐसे कर, लेकिन अगर हमें स्वयं करने को कहा जाए तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं कर पाते जब तक कि हम स्वयं उसे ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, शिक्षक कुछ दिखाना चाह रहा है और वो नहीं हुआ प्रयोग सफल, तो ये भी हो सकता है। तो अगर प्रयोग सफल नहीं हो तो बच्चे के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन, जैसे साइंस के कोई प्रैक्टिकल टीचर कर रहा है और वो सही से उसमें मेजरमेंट नहीं हुआ, लिक्विड्स का सही यूज़ है या कुछ ऐसी चीज़ हो गई, मशीन है नहीं चली, तो इन सब में भी हो सकता है। तो बच्चे को विषय की सामान्य जानकारी अगर दी जाए तो उसको स्वयं प्रदर्शन का अवसर भी दिया जाना चाहिए, इस तरह का सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम छात्र को कुछ दिखाने जा रहे हैं तो उसका अभ्यास करें। उसके बाद आवश्यक प्रदर्शन सामग्री जो हम करने जाए उसको टेबल पर रखें ताकि छात्र भी उसको देख सकें। और उसके साथ साथ प्रयोगशालाओं, जो भी प्रयोग हैं वो छात्रों के मध्य जब किया जाए तो कभी कभी किसी एक दो छात्रों को बुलाकर उसको भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए।
ठीक है, जिससे जब छात्रों का सहयोग लिया जाएगा तो छात्रों के अंदर उस प्रयोग को, प्रदर्शन को देखने की लालसा भी जागृत होगी। फिर आता है प्रयोजन विधि। ठीक है, प्रयोजन विधि में क्या है, जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि को जन्म दिया था। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और उनके अनुसार प्रयोजना वो क्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता तथा सामाजिक वातावरण में लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। प्रोजेक्ट जैसे आपको दिए जाते हैं, अगर हम कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो आप हर जगह से उसको उसको कैसे उसका हल करना है इस बारे में आपको जानकारी रहती है। और आप उसमें क्या क्या, प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, परपसिवनेस होनी, उद्देश्यता होनी चाहिए, उसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत, वास्तविकता, ये सब, और उपयोगी भी होना चाहिए। ऐसा प्रोजेक्ट ना हो जो आपके किसी उपयोग का ना हो। ठीक है, और स्वतंत्रता का सिद्धांत, तो सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो इस तरह के सिद्धांत में क्या प्रोजेक्ट मेथड, ये आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान से, इसके नोट्स हैं और ये अपनी तरफ से बहुत अच्छे नोट्स बनाए मैंने, आप लोग इसको पढ़िए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, योजना का चयन। इसके जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला क्या है, सिलेक्शन। ठीक है, जैसे समस्या में करते हैं उसी तरह है। जब हमने प्रोजेक्ट का चयन कर लिया, उसके बाद हमने उसकी प्रिपरेशन करी। उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है कि क्या क्या चाहिए हमें। फिर उसका क्रियान्वयन किया, उसको हमने किया। ठीक है, जिन जिन छात्रों को कुछ उत्तरदायित्व सौंपे गए, फिर वो करना शुरू करते हैं। ठीक है, हर छात्र की अपनी अपनी उत्तरदायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। उसका एक स्थायी समय भी होता है, निश्चित समय होता है। तो जब वो उस काम को करते हैं तो वो जो सीखते हैं वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। फिर उसका इवोल्यूशन, जब योजना पूर्ण होने से पूर्ण हो गई तो शिक्षक और छात्र मिलकर मूल्यांकन करते हैं कि जो योजना, जो प्रोजेक्ट हम वास्तव में बनाना चाह रहे थे वो कहाँ, किस हद तक सफल हुआ, कहाँ तक उसको सफलता मिली। नहीं होता है तो फिर उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, गलतियों को ठीक करते हैं। ठीक है, फिर उसको उपयोगी बनाते हैं। ठीक, तो प्रोजेक्ट मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके कुछ गुण हैं, इसकी विशेषताएं हैं कि छात्र जो है वो चिंतन स्वयं करते हैं, उसको पढ़ते हैं। किसी कार्य को, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको दिया जाता है, चाहे वो पीपीटी बनाने को दिया जाए, चाहे आप कोई प्रैक्टिकल कोई प्रोजेक्ट में जैसे साइंस का कोई मॉडल दिया जाए, कोई वर्किंग मॉडल दिया जाए, तो आप उसमें कहीं ना कहीं ध्यान लगाते हो। योजना में सक्रियता भी होती है, उत्तरदायित्व को समझते हुए, किसी को कुछ संभालना है, किसी को कुछ संभालना है ना। स्वयं करके सीखने से जो भी आपने सीखा है वो स्टेबल रहता है। ठीक, इसका दोष क्या है, कक्षा शिक्षण में इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक चीज़ पे प्रोजेक्ट आपको बनवा सकें। तो इसमें क्या होता है, कक्षा शिक्षण में अधिक समय लेता है, ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से जो है वो प्राप्त नहीं होता है, शिक्षक को भी अधिक श्रम करना पड़ता है। ठीक है, और अधिक व्ययी भी है क्योंकि हर टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए खर्च भी बहुत आता है। ठीक, और अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो जो भी पाठ्यक्रम दिया जाता है उसको इस तरह की विधि के द्वारा पूर्ण तरह से सही समय पे कंप्लीट करना जो है वो नामुमकिन है, मतलब मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ठीक, और अगर शिक्षक अनुभवहीन है तो उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और स्वयं वो छात्रों के लिए भी कठिनाई का कारण बन जाता है। सुझाव क्या है, ऐसी प्रयोजना ही दी जाए कि वो उद्देश्यपूर्ण हो, निश्चित पाठ्य योजना, एक तरह से कह सकते हैं उसकी योजना बहुत क्रमबद्ध हो, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबल छात्रों को ही दिए जाने चाहिए। ठीक है, और ऐसे छात्रों को नहीं जो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, लेकिन दिए सभी को जाने चाहिए, लेकिन कि जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है उनको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बाकी इन्वॉल्वमेंट सभी का। ऐसा नहीं किसी एक छात्र वर्ग को छोड़ दिया तो फिर उसको सिखाने से फ़ायदा क्या। प्रोजेक्ट में ज़रूरत ही यही है कि सभी लोग इन्वॉल्व हों, तो छात्रों को विचार विमर्श की खुली छूट जाए, जो जिस लायक हो उस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो दिए जाएँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आप लोगों ने किया ही होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान पद्धति का जन्म प्रयोजनवाद के फलस्वरूप हुआ है और इसमें छात्र जो है वो अपनी समस्या छात्रों के सम्मुख जो है वो एक छात्र प्रस्तुत करता है और फिर रुचि और क्षमता के अनुसार अपने शिक्षण में लग जाता है। जैसे आपको पढ़ाते समय कोई समस्या आ रही है या आपको पढ़ते समय कोई समस्या आ रही है, तो सबसे पहले समस्या है, जैसे किसी विद्यालय में आप गए, वहाँ पर आपने देखा कि बच्चों को स्पेलिंग्स में बहुत दिक्कत है, या आप गए तो आपको देखा कि बच्चे को यही नहीं पता है कि मौसम किसे कहते हैं और ऋतु किसे कहते हैं, है ना। या फिर आप हिस्ट्री की बात करें तो बच्चों को सन याद करने में बहुत दिक्कत है ना। तो ये समस्याएं हैं, इस समस्या का चयन करेंगे, फिर समस्या का प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर लक्ष्यों को एकत्र करेंगे, तथ्यों का एकत्रीकरण करेंगे, फिर
फिर परिकल्पना बनाएंगे कि बच्चे इतने इतने दिन में सीख जाएंगे। जब हमने इतनी बार रिवाइज किया, ये चीज़ें सिखाई, छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाया, रिलेट किया, एक डेट को दूसरी डेट से रिलेट किया, उसके साथ कई घटनाओं को रिलेट किया, तो इस तरह से समाधान पूर्वक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और फिर उसका मूल्यांकन होगा, फिर उसको रिटर्न में करेंगे। या आप इलेबोरेट में पढ़िएगा इसको, ठीक है। छात्र स्वयं समस्याओं को हल करना सीखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी विशेषता ये है कि छात्रों में स्वयं तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है और वो किसी भी समस्या के जनरलाइजेशन में स्वयं समर्थ हो जाते हैं। आंकड़ों का एकत्रीकरण जब उन्हें आ जाता है तो वो स्वयं मूल्यांकन और करने में भी समर्थ हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, कभी कभी समय शक्ति का अपव्यय भी होता है। निष्कर्ष का गलत हो गया तो आगे की सारी की गई मेहनत व्यर्थ हो जाती है, ठीक है। कभी कभी ये भी लगता है कि हमारा निष्कर्ष सही है कि नहीं, क्योंकि हम केवल हाइपोथेसिस के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और छोटी कक्षाओं के लिए कभी भी उपयोगी नहीं होता है, बड़े स्तर पर ही होता है ये उपयोगी, ठीक है। फिर आ गई ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें जैसे जिसमें आते हैं जैसे क्विज आ गई, ठीक है, भूल भुलैया में तो, या फिर पजल हो गए, सुडको हो गया, ये एक तरह से ये सब ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स ही हैं, ठीक है। शिक्षक जो है वाद विवाद करवाता है, या सभी विचारों को शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, फिर उसके बाद एक एक बिंदु को लिखता है और छात्रों के अंदर चिंतन की शक्ति को विकसित करता है। अगर ऐसा नहीं ऐसा होता तो क्या होता, इस तरह के टॉपिक, ठीक है। मान लो कहा जाए कि वर्तमान समय में इस समय लॉकडाउन कितना आवश्यक अथवा अनावश्यक, तो इस पे आप अपने अपने विचार लिखिए। विचार लिखने के बाद उसमें डिस्कस करिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें सही हैं, क्या क्या चीज़ें गलत, तो क्या हो, चिंतन की कैपेसिटी बढ़ रही है। मस्त आप उसमें कुछ तरीके भी निकाल रहे हैं। वर्तमान समय में आप देखिए, जब नीड आ रही तो हर तरह के तरीके, जैसे समय ऑनलाइन टीचिंग, अगर ऐसे कहा जाए तो नॉर्मली तो ऑनलाइन टीचिंग आप लोगों को भी समझ में नहीं आती ना, आप इसके फेवर में हो तो नहीं मैम सामने पढ़ाइए, लेकिन अभी क्या है तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये उत्पन्न हो रहा है कि तरीके क्या क्या, हम इस तरह पढ़ सकते हैं, हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, हम ये नोट्स बना सकते हैं, वो। तो जब आपके सामने जैसी कंडीशन आई और फिर आपको इस मेथड्स के लिए विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, प्रशिक्षण इस तरह का प्रदान किया जा रहा है जिससे आप इन सब चीज़ों को सीख सकें। ये विशेषताएं हैं इसकी। फिर डिस्कशन मेथड आ गया। डिस्कशन में भी कोई एक टॉपिक ले लिया जिस पर सबके वार्तालाप किया गया। वार्तालाप में स्वतंत्रता होती है, रोक टोक नहीं होती है, ठीक है। और हर एक बच्चे को कहा जाता है हाँ आप भी बताइए, आप भी बताइए, आप भी बताइए, ठीक है। वार्तालाप के कई प्रकार होते हैं, अनौपचारिक, औपचारिक और संरचनात्मक। कहीं कहीं पर संरचनात्मक में मतलब बाकायदा एक सिस्टमैटिक होता है कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर, ठीक है। फिर पहले स्टेप वाइज होगा, फिर कुछ लेक्चर बेस होगा, उसके बाद फिर उसके कुछ बिंदु होंगे जिस पर डिस्कशन किया जाएगा, बोला जाएगा। तो ये आपके सारे मेथड्स हो गए हैं। कुछ मेथड्स ये व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन, कुछ मेथड्स है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजीज आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए बता दिया कि कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगमन निगमन है, वो मेरे ख्याल से आप सबको नोट्स में आती होगी, लेकिन अगर नहीं आती तो आप बताइए, हम नेक्स्ट में बता देंगे, मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये आपकी मेथड्स स्ट्रेटजीज सारी हो गई हैं, सारे मेथड्स और स्ट्रेटजी, तो आप इसको पढ़ लीजिए और अगर कोई डाउट आपको लगता है तो आप बताइए, ठीक है। किसी भी चीज़ में कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए।